नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की गुटबाजी और भीतरघात खुलकर सामने आ रहा है। कहीं उम्मीदवार अपनी हार के लिए अपनों पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं तो अब टिकट वितरण को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चा हम करने वाले हैं, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा में पॉलिटिकल पारा हाई है। एक तरफ दल अपने अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर रही हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की दावेदारियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों में चुनाव के दौरान की गुटबाजी और भीतरघात खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी में सोनीपत, रोहतक और हिसार उम्मीदवार अपनी हार को लेकर अपनों पर वार कर रही हैं। जितने 10 को मिलेंगे कोई भी नहीं होगा। ये तो गंदा अपने अंदर ही क्या करेंगे। बड़ी दुख की बात है ये सारा कुलदीप भी था, वो ये पनियार भी था। बिल्कुल ही बड़ा दुख हुआ। हम तो घर से बाहर नहीं निकले अब तक। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं निकल गया बाहर, कोई बात नहीं। तो हो गया, आगे की लड़ाई 3 महीने बाद फिर आ गया। ये वो तो है ही। और किसी की बैटिंग कराए कोई बात नहीं, अपना तो चुनाव अब होना है। नहीं सर जी, हम तो अपने बाई इलेक्शन से आपके पीछे लगे हुए हैं। मंजूर बराला ये सारों ने जो नाश करा है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल ही सिंचाई कराऊंगा, चिंता ही नहीं करो, माफ नहीं करता। नहीं बिल्कुल जी, ये तो सभी ने गद्दारी की हमारे साथ। दीपेंद्र हुड्डा, जब वो काउंटिंग हो रही थी, जो बैलेट काउंटिंग वाला जो सेंटर था, आरओ सेंटर, जो डीसी जो आरओ है उसमें काउंटिंग सेंटर में, तो मैं पहुंच गया था करीबन 8 बजे काउंटिंग सेंटर। तो मेरे बाद दीपेंद्र हुड्डा जी आए काउंटिंग सेंटर में। तो मैंने उनको कहा, मगर भाई ये क्या ये सांस चढ़ा रहे हो, छक्का बोगस डाल रहे हो, ये भी क्या ये सांस चढ़ा रहे हो। बोला बोगस की बात नहीं है, बोला जो पार्टी के, आपकी पार्टी के जो लीडर हैं जिनसे हमारी बातचीत भी नहीं थी, उसने कहा मैं गंगा जल उठा करके कह सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं कि भी जो आपके जिनसे हमारी बातचीत भी नहीं थी उनने हमारी ठोक करके मदद की। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने ज़रूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फ़ोन में मेरे को सुनाई है 1-2 वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के। सर कोई विधायक है, पूर्व विधायक है या फिर कोई पदाधिकारी है पार्टी के? पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग हैं। वहीं कांग्रेस, जिसमें पहले से गुटबाजी चली आई है, अब भी गुटबाजी से दो चार हो रही है। जी हां, सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने टिकट वितरण में खामियां निकालते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से पार्टी उम्मीदवार राव दान सिंह अपनी हार को लेकर किरण चौधरी पर हमलावर नजर आ रही हैं। लड़ाई हम कैसे लड़ते हैं, कैंडिडेट हम कैसे तय करते हैं, कुल पार्टी लड़ाती कैसे है, ये भी बातें बहुत सी हैं। राज्य की कमजोरी आपने देखी, सो कॉल्ड सीएम सिटी पहले भी थे, आज भी हो आप, लेकिन अगर हम इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ते तो हम शायद ये दोनों सीटें भी जीत जाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ रह करके भी और उसमें दगा करना चाहते हैं। उन लोगों के चेहरे जनता जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, और वो आने वाले समय के अंदर इस बात की पहचान भी करेंगे कि वाकई में किस आदमी ने क्या किया। आप मानते हैं जी पार्टी के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं भीतरीघात हुआ है? ये तो हुआ ही है, कौन नहीं जानता इस बात, सब जानते हैं इस बात। देखो, हर पार्टी में, चाहे वो भाजपा, चाहे कांग्रेस है, चाहे ANLD है, चाहे जजपा है, चाहे और भी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, हर पार्टी में काले भेड़िए होते हैं। बड़े नेताओं को उनकी पहचान करके जो सिर्फ अपने लिए वोट मांग सकते, दूसरे के लिए नहीं मांग सकते,
उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ सर इस बारी? हाँ, थोड़ा बहुत होता रहता है। आपके चुनाव प्रचार बढ़िया रहा, आपने खूब बड़ी मेहनत करी, कई कई किलोमीटर आप सवेरे निकल जाते थे, लेकिन कई लीडर नहीं आए आपके साथ सहयोग में। जिस तरह का सहयोग आपको मिलता तो काफ़ी बदलाव हो सकता था, आप मानते हैं? जो नहीं आए उनको भी खुद सोचना चाहिए। वो ये तो चाहते हैं सरकार हमारी बने, लेकिन फलाना एमएलए नहीं बनना चाहिए, ये सोचने वाले स्वार्थी लोग होते हैं। जाहिर है लोकसभा चुनाव में हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला देखा गया, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद दोनों दलों में भीतरघात खुलकर सामने आ गया। देखना यह है कि क्या भीतरघात से जुड़े मामलों में कार्रवाई होगी या यूं ही बयानबाजियां चलती रहेंगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा हम करते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, मेघराज यादव प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी डिबेट में जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत गर्ग साहब आपसे। गुटबाजी आप लोगों की पार्टी में बिल्कुल नई नहीं है, इस बार 5 सीटें भी जीत गए हैं। तो कुमारी सैलजा ये कह रही हम तो 10 की 10 जीत सकते थे, लेकिन टिकट ठीक से नहीं बांटे गए। देखिए, अच्छी बात है, हम 0 से 5 पे आए। भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 पे आई है और हमारी नेताओं की अच्छी सोच है कि हम 10 की 10 जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, हम जीत सकते थे। जहां तक मैं कांग्रेस पार्टी का हर नेता को, हर कार्यकर्ता को बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा। उन्होंने पूरी मजबूती से मैदान में डटकर चुनाव लड़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने 1 महीने पहले अपने प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारे। हमारे 1 महीना लेट प्रत्याशी उतारे गए। आप देखिए, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिसके तहत 9 विधानसभा एरिया पड़ता है। इतना देरी से क्यों उतारे गए? फिर अब सैलजा तो एक सीट को, सुनिए, जो सीटें आप लोग जीत गए हैं उन पर भी सवाल उठा रही है। कह रही हिसार से अगर चंद्रमोहन को लाती तो अच्छा मार्जिन होता। सोनीपत में हरिद्वार से उम्मीदवार लाने की जरूरत क्या पड़ी? श्रुति को टिकट दिया जाना चाहिए था, भिवानी महेंद्रगढ़ से वो क्यों नहीं किया गया? ब्रिजेंद्र को अगर ठीक है आप लोग हिसार से टिकट नहीं दे रहे थे तो कहीं से तो इलेक्शन लड़वाते। वो कोई उम्मीद नहीं कर रही है कि हम 10 की 10 जीत सकते थे। वो ये कह रहे हैं कि मैं करने के चलते, मैं और मेरा के चक्कर में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा कि हम 10 की 10 जीत सकते थे। हुड्डा साहब पर डायरेक्ट निशाना साध रही है वो। आप जा रहे हैं बीजेपी पर। ज्योति जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और एक बात बताना भी चाहता हूँ। पार्टी हाईकमान से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी हाईकमान ने जो भी टिकटें दी है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। पूरी ग्राउंड स्तर पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सर्वे की गई और मेरिट के आधार के ऊपर हाई कमान ने टिकट दी। इस कारण ही लेट हुआ है, ये स्थिति है। ये मैं बात आता हूं मुद्दे के ऊपर। ये आपके सामने चौधरी रंजीत सिंह जी ने क्या कहा और खुला कहा, उनको बख्शूंगा नहीं, मैं पूरी कार्रवाई करूंगा, कंप्लेंट करूंगा जिसने मेरी खिलाफत करी है। और एक बात और बताता हूं, चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले ही चौधरी रंजीत सिंह जी का एक वीडियो आ चुका था। 1 to 1 के अंदर एक चैनल के इंटरव्यू में कह रहा था, भाई 2 आदमी मेरी मदद कर रहे हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरी खिलाफत कर रहे हैं, मैं उनको मनाने में लगा हुआ हूं। इसी प्रकार तंवर की ले लो। तीसरा आपके सामने सोनीपत के जो उम्मीदवार है, खुले तौर पर उसने कौशिक जो सिटिंग पहले के जो सांसद थे उस पे आरोप लगाया। एक अपनी महिला विधायक थी उस पे आरोप लगाया। जहां हेलो लाइन कट गई। आपने कहीं फोन डायल कर दिया शायद। अब बात पूरी करेंगे क्या अभी बजरंग जी? चलिए इनको फिर से फोन पर जोड़िए। वंदना पोपली जी, रणजीत सिंह का जो ऑडियो वायरल हुआ उसके अलावा मीडिया में बाइट भी वो दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी छोड़ दूंगा, मैं बीजेपी में रहकर ही लड़ाई लड़ूंगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया। ये जीती हुई सीट थी लेकिन अपनों ने हराया, खुलकर वो कह रहे हैं। देखिए ज्योति, इस चीज को समझना चाहिए कि मेरी पार्टी में इस तरह की कोई प्रथा नहीं है।
लेकिन जो आपने जो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सुनाई, तो एक एक करके मैं उसका जिक्र कर लेती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर रंजीत चौटाला जी का ऑडियो सुनाया, जिसके लिए उन्होंने खुद बाद में इसको इनकार किया था कि ऑडियो कैसा बना है, कैसा है, मैं नहीं इसके बारे में जानता। दूसरी बात, आपने यहाँ पर अरविंद जी का यहाँ पर बयान सुना है। अरविंद जी कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा इस तरह से कह रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि आपके लोग मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन वो प्रूवन नहीं है, उन्होंने सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की बात को बताया। तीसरी बात, आप मोहनलाल बड़ोली जी का एक बयान सुना रहे हैं, और मैं ये मानती हूँ क्योंकि जब चुनाव हम इमीडिएटली लड़कर आते हैं और उस समय कोई ऐसी बात आ जाती है, क्योंकि एक ऑडियो की भी बात आई सामने, तो उसको लेकर उन्होंने इमीडिएटली इसको बयान दिया, और उसके 1 या 2 दिन बाद उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ऑडियो का भी कुछ पता नहीं है कि किसका है, कैसा है। तो भीतरघात की मुझे कोई भी आशंका यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है, मुझे लगता है यहाँ पर काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये कल्चर हमारा नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इतने कांग्रेस से आप लोगों ने बीजेपी में ले लिए कि कांग्रेस ही हो गई बीजेपी भी, कांग्रेस वाला कल्चर तो नहीं आ गया बीजेपी में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, और अगर इस तरह का कोई मुद्दा भी आता है तो हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र करना बेहतर समझते हैं बजाय कि मीडिया में। अब यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे आरोप जो है कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर लगा दिए। मैं सुन रही थी कि इस प्रकार से वो हमारे नेताओं को तो गिनवा रहे थे, लेकिन अपने नेताओं को बार बार भूल जाते हैं, उस चीज को समझना चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं, आप देखिए, मैंने तो नहीं काटी जी आपकी बात, मैंने आपकी बात नहीं काटी, आपका फोन कट गया, आपका फोन कट गया, इसलिए मैं क्या कर गया। वंदना जी के ठीक बाद आपके पास आ रहे हैं, सुनिए अभी। हाँ जी, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भीतरघात की यहाँ पर जो जितनी भी स्टेटमेंट आ रही है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी ज्योति कि भीतरघात तो इनकी पुरानी रिवायत है कि किस तरह से रड़क निकालते हैं, किस तरह से कांटा निकालते हैं, ये तो पुरानी बात है, और इसका चुनावों पर कोई असर नहीं है। अगर ये सोचे कि जितनी सीटें ये हार गए वो भीतरघात की वजह से हार गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीत किस वजह गए थे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ इस वजह से हम हार गए, जैसे आप यहाँ पे दान सिंह जी का ही मुद्दा ले लीजिए, वो क्या कह रहे हैं कि किरण चौधरी की वजह से मैं हार गया। जो अपने बूथ पे हार गया वो व्यक्ति, वो तो शाम की बात कर रहा है। भाई, जहां से आप विधायक हैं, आप उस विधानसभा से हार गए, अपने बूथ से हार गए, और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि किरण चौधरी की गलती है। तो ये ना क्या है कि जीत होगी तो हुड्डा जी की होगी, हार होगी तो भीतरघात पे डाल देंगे, लेकिन ये सच्चाई है। ये पहले भी कहते रहते कि विधानसभा में देखो हमारा संगठन नहीं बना, फिर भी हमारी 30 सीटें आ गई, 31 सीटें आ गई, और आप देखिए हमारे संगठन के बिना 5 सीटें आ गई। ये सीटें जो है ये आपके प्रयासों की वजह से, आपके कामों की वजह से नहीं आई है, वो उस नैरेटिव की वजह से है, जो नैरेटिव आपने बिल्ड किया था। सबसे पहले आपने नैरेटिव बिल्ड किया फटाफट की खटाखट पैसे आएंगे और आप जो है हम लोगों को देंगे, बांटेंगे, और इस तरह से कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। ये जो खटाखट पैसों की बात थी, बजरंग दास जी बताएंगे कब वो आ रहे हैं पैसे? लोग लाइन में खड़े हैं, लखनऊ में खड़े हैं, बाकी सब सरकार केंद्र सरकार नहीं आई तो कम से कम 1 दर्जन ऐसे स्टेट है जहां पर इनकी सरकार है, वहीं दे देना। अब खटाखट तो नहीं सुनाई दे रहा, खटपट सुनाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डालने की कवायद है, सिर्फ इनका यही काम है। ये जीते जो हैं आपने शुरुआत को लेकर अच्छी कही कि हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है, और बात भी खबर भी अपने आप में ये है कि जो पार्टी अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, उसके नेता भी बाहर आकर बयान दे रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली बोल रहे हैं, आप भले ही कहें दीपेंद्र का हवाला देकर क्यों कह रहे हैं अरविंद शर्मा? नहीं, अपनी बात वो कह रहे हैं, दीपेंद्र की बात पर यकीन कर रहे हैं, तभी तो कभी वो बोगस वोटिंग की बात कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं अपनों नहीं, इनडायरेक्टली दीपेंद्र का नाम ले रहे हैं, लेकिन बात तो अपनी ही कह रहे हैं, बात तो अपनी कह रहे हैं। रणजीत सिंह खुलकर ही कह रहे हैं षड्यंत्र हुआ है उनके खिलाफ। तो अगर ये आपकी पार्टी का कल्चर नहीं भी था और अभी अगर हो रहा है, तो क्या कोई संज्ञान, क्या कोई एक्शन लेंगे? रणजीत सिंह तो कह रहे हैं माफ करने वाले नहीं है, पार्टी में रहने नहीं देंगे ऐसे लोगों को। तो अब ठीक है, कांग्रेस पर बोले, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर भी दें आप। हाँ, नहीं, मैंने पूरा टाइम दिया, मैंने एक व्यक्ति का नाम लेकर आपको क्लियरली बताया, लेकिन फिर से सुन लीजिए। बोगस वोटिंग की अगर आप अरविंद जी की आप बात करें स्टेटमेंट, बोगस वोटिंग को लेकर तो मुझे लगता है चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जो कि खुद प्रत्याशी रहे करनाल में, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि कुछ चीजें कुछ अधिकारियों द्वारा गड़बड़ की गई। जो पुराने समय के लगे हुए अधिकारी थे, उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की, और उसको कहीं ना कहीं अगर वो कामयाब भी हुए हैं तो भी हमने उसको चेक करने को देखा है। और ये नायर सिंह भी कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हुई है और उन अधिकारियों पर जो एक्शन है वो भी लिया जाएगा, और लिया जा भी चुका है। तो बोगस वोटिंग तो हुई है, इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। अरविंद शर्मा के बोगस वाली बात क्यों आप मान रहे हैं? भीतरघात की बात कह रहे हैं, वो आप नहीं मान रहे हैं, जो आप लोगों को सूट कर रहे हो आप मान रहे हैं। ज्योति एक एक करके आ जाऊंगी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगी।
ठीक है, जब आप चर्चा करते हैं तो आप सारी स्टेटमेंट की बात करते हैं। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा ने क्या आकर कहा, मुझे याद है कुछ समय पहले की बात है, जब थोड़े दिन पहले चिरंजीव राव ने एक बयान दिया था, मैं उससे कंपैरिजन करना चाहती हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। चिरंजीव राव ने कहा कि मैं देखिए राव इंद्रजीत सिंह से गोल्फ क्लब में मिला, मेरे बेटे का वहाँ पर जो है बर्थडे मनाया जा रहा था, वहाँ पर उनको मैंने देखा, मैंने उनके पैर छुए, और उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब चुनाव आए तो क्या बोलने लगे कि देखिए इनको तो गोल्फ खेलने से फुर्सत ही नहीं है। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो दी जाती है। ये बताया उन्होंने कि ये जो स्टेटमेंट है ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से आई थी, वो बताने की उन्होंने कोशिश की है कि दीपेंद्र हुड्डा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताया है। और जहां तक आप रंजीत चौटाला जी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने 1 to 1 अगर बात करी है तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी, हाँ ये जो सारे विषय हैं हम जरूर पार्टी लेवल पर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको देखेंगे। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मीडिया में मुझे बयान देने की जरूरत है। रंजीत चौटाला जी ने दिया है तो बाद में उन्होंने उसको रिवर्ट भी किया है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मोहनलाल बड़ोली जी की बात करूँ तो भी उन्होंने इंस्टेंटली इलेक्शन जीतने के बाद, हो सकता है किसी ने कान में कुछ डाल दिया तो उन्होंने इंस्टेंटली बोला, लेकिन बाद में उसको रिवर्ट भी किया। देखिए बयान तो इंस्टेंट ही आते हैं ना, जब हारे हैं तो हार को लेकर आते हैं, लेकिन कई बार स्थिति बाद में भी पता चलती है। जैसे आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं हम 0 से 1 उम्मीदवार आप लोगों ने बनाया है, इतने तो कान के कच्चे नहीं होंगे पोपली जी कि उनके कान में कुछ डाल दिया जाए वो बोल दें उसी बात को, इतने कान के कच्चे तो नहीं होने चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, कई बार आपका इंस्टेंट आ जाता है लेकिन बाद में जो चीजें हैं वो ज्यादा हद तक क्लियर हो जाती है। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगी कि जब बात हो रही थी कि कौन से जीत हार को लेकर ये कह रहे थे हम 0 से 5 पर आ गए, तो 0 से 5 में आपका क्रेडिट नहीं है। वो नैरेटिव जो संविधान बदल देंगे, आरक्षण जो है वो चला जाएगा, वो नैरेटिव एक जो बिल्ड करने की कोशिश की थी। और एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका नैरेटिव बिल्कुल छिन छिन तार तार होकर लोगों के सामने आएगा, आपने जो किया है वो सामने जल्दी आएगा। बजरंग जी, कुमारी सैलजा जो कह रही है उसको लेकर आप उत्तर दें। ब्रिजेंद्र को क्यों नहीं लड़वाया, चंद्रमोहन को क्यों नहीं चुनाव लड़वाया, सोनीपत में बाहर से उम्मीदवार लाने की क्या जरूरत पड़ी, श्रुति का टिकट क्यों कटा, बेचारे रावदान को क्यों टिकट दे दिया गया, वो तो अपने हलके में भी अपने बूथ पर भी लीड हासिल नहीं कर पाए। ये सैलजा की बात है। देखिए ज्योति जी, पार्टी हाईकमान ने, मैंने पहले भी कहा है, सर्वे करवाकर और अच्छे कैंडिडेटों को टिकट दी है और इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी हाईकमान का फैसला सबको मंजूर है, इसमें कोई न कोई, मुझे नहीं मिली, 362 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, तो 362 को टिकट दे देंगे क्या? टिकट तो 9 को ही देनी थी, 9 को टिकट दे दी, बाकी ने लोगों ने मदद कर दी। लेकिन जिसको टिकट नहीं मिला वो शायद कम बोल रहे हैं, लेकिन सैलजा सबकी लड़ाई लड़ रही है, इसका क्या कारण है? सैलजा सभी की लड़ाई लड़ रही है, सैलजा खुद तो जीत गई लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला उनकी लड़ाई लड़ रही है। कोई लड़ाई नहीं, इनफैक्ट जो उम्मीदवार आपके जीते हैं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिनको टिकट क्यों दिया। देखिए, मैंने सारी वीडियो सुनी है बहन सैलजा जी की, हमारी सीनियर नेता है और सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ही बात कहा है, हम और ज्यादा प्रयास करते और ज्यादा कोशिश करते 2 सीटें और जीत सकते थे। बहुत अच्छी बात कही है, बिहानी की हम जीत सकते थे, गुड़गांव की हम जीत सकते थे, फरीदाबाद हम जीत सकते थे, हम लूज करके, हमारी कमी रही, समय की कमी रही, इस करके हम लूज करके। तीसरी बात, राव इंद्रजीत ने क्या कहा, जीतने के बाद बयान दिया, जीतने के बाद एक बयान रामचंद्र जी और इंद्रजीत जी का बहुत मायने रखता है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कार्यकर्ता ने मेरी मदद नहीं करी, ये मेरे वर्कर थे, 4-5 लाख मेरे वर्कर नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर में भाजपा के वर्कर भी आते हैं, कृपया कर उसको रिवर्ट मत, उसको चेंज मत करिए। और इतना बता दीजिए, किरण चौधरी इतने समय के बाद ये आज क्यों कह रही है, आज की स्टेटमेंट है किरण चौधरी की, उसका जवाब दे दीजिए। वो क्यों कह रही है कि तबर दलित का सिर फोड़ा, राव इंद्रजीत जो अलीराज में धमक रखते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह सबको भगाया, हुड्डा चाहते हैं कि सबको खत्म करके राज करेंगे। ये स्टेटमेंट जो है ये बता दीजिए मुझे, ये बता दीजिए राजदान सिंह पर वो क्यों बोल रहे हैं कि जो ईडी सीएलयू का केस लिए फिर रहे हैं वो क्यों नहीं जीत पाए, उसका जवाब दे। कम से कम मेरे पे नहीं फोड़े, अपनी बात का जवाब दीजिए ना। गलत सल्त बयानबाजी करी, मैं चुप रहा, मगर आप सुनिए और लिखिए। आप शिक्षा मत दीजिए, शिक्षा मंत्री मत बनिए। जब 8 मिनट आप बोल देते
मैं बड़ी शांति से सुन रहा था। आप पानी पी पी कर चलिए, शिक्षा मंत्री बनूं या नहीं बनूं, लेकिन आपके ऊपर सारे मंत्री बने रहेंगे, चिंता मत करिए। आपका नंबर नहीं लगने वाला, आपका नंबर नहीं लगने वाला, आपकी पार्टी का नंबर नहीं लगने वाला। जो आपने काम किया प्रदेश में वो सभी ने देखा है, ठीक है। आपका टुकड़ा साहब ये बोलने जाए हुई, आप बोले जब चुप बैठो। अरे सरकार मेरी बनी है, सुपड़ा किसका साफ हुआ? 99 पे आप हंस रहे चिल्ला रहे हैं, इसको सुपड़ा साफ किसको बोलते हैं ये बता दो। आप 99 में खुश हैं, आप 99 में खुश हैं, सुपड़ा साफ किसको बोलते हैं ये बता दीजिए। पोपली जी की बात पूरी होने दीजिए, ऐसे ये समय क्यों बर्बादी है? नहीं, मैं चुप हो गई, उसके बाद ये व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं। बजरंग जी आप अपनी बात कहिए। और बोल लो। नहीं बोल रही है ना, आप नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों कह रहे हो? बोल लेते हो, क्यों कह रहे हैं? जब अपनी बार में आएगी आप इनकी कभी भी डिबेट देख लो। कोई बात नहीं बजरंग जी, कभी की आप बात छोड़ो, मैं अभी की बात कर रही हूँ, आप अभी की बात करो। आप अभी की इस वक्त जो आप उत्तर दे रहे थे उसको कंप्लीट करो, तभी मैं डिबेट में आगे बढ़ूंगा। इन्होंने कांग्रेस की बात, ज्योति जी इन्होंने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस ने झूठ फेंकी। अरे झूठ कौन बोलता है? मोदी। झूठ का नाम देश के अंदर मोदी और जुमले का नाम भारतीय जनता पार्टी। अब की बार 400 पार जो राम को लाए हैं। अरे अपना बता दो ना, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने चले थे, किसने? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने चले थे, क्या हुआ? एक सीट से दूसरी सीट पे क्यों जाना पड़ गया वो बता दो, डर क्यों था? और ज्योति मेरा एक प्रश्न है, ये बता दो 3 जून को ईवीएम पर क्यों बहस हो रही थी? वो कौन सा डर था तुम्हारे को? ये बता दो 3 जून को ईवीएम पे बहस क्यों हो रही थी? ये तो डिरेल हो गई है, सारी डिबेट डिरेल हो गई है। बजरंग जी ठीक है, आपकी बात आ गई है सर, आपकी बात आ गई है। आप ये कह रहे हैं टाइम कम मिला था, बहुत चर्चाएं की गई थी, ऐसा नहीं है कि किसी को टिकट मिलना था उसे नहीं मिला, हमें मंथन करके दिया। 1 मिनट में बोला। बजरंग जी आप बोल लिए, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आप बोल चुके हैं, आधा उत्तर पहले कंप्लीट कर चुके थे, फिर आपने कहीं फोन डायल किया, फिर आपको हमने फिर से फोन मिलाया, उसके बाद भी आप उत्तर पूरा कर चुके हैं। इन्होंने आपने सुनी है। बजरंग जी आपकी बात आ गई है सर, सुन लिए, बातें रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। बात रख सकूं, कहाँ आई ज्योति जी? कौन सी बात आई मेरी? आपने जो सवाल किए उसका मैं जवाब ही नहीं दे पाया। आपने पूछा भी बित्तर घात की बात आपने पूछी, मैंने जवाब दे दिया, आपने सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया। बित्तर हमारी पार्टी की जिक्र सुन लो, हमारी ज्योति फिर बोले इसकी आदत खराब हुई। आप हमारी पार्टी की जिक्र बित्तर घात का बात। अब की बार 400 बार पे बोल रहे थे, खटाखट पे जवाब दो ना फिर। वंदना बहन जी, आप किस में आप पछताओगे? मैं बोलने नहीं दूंगा। जब आप इस तरह बार टोक रहे हो ना, सू से लेकर आखिरी तक, अच्छी बात। आप लोग 1-to-1 बातचीत अगर कर पाएंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। तीन पैनलिस्ट और बैठे, आप लोगों को सुनने के लिए तो नहीं बैठे, इनको बोलना। बजरंग जी आप शिकायत ज्यादा कर रहे हैं, बात कम रख रहे हैं। जहाँ बात आई, अब बात कहिए ना आपने क्यों नहीं जवाब दिया भीतरघात को लेकर? आप तो 400 पार अयोध्या, क्या क्या आप नहीं बोल चुके हैं? बोलिए फिर भीतरघात को लेकर, जब आपको खुद पता है आपने भीतरघात को लेकर उत्तर नहीं दिया, बोलिए। मैं दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, जहाँ भीतरघात की बात है, हमारे एक साथी ने बिहानी के लोकसभा जो हमारे प्रत्याशी थे, उसने नाम नहीं लिया, उसने कहा है भाई हाँ मेरे साथ भीतरघात हुआ है और मैं जो भी होगा लिख के दूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी प्रत्याशी के साथ भीतरघात हुआ है, चाहे भिवानी है, चाहे हिसार है, चाहे और कोई क्षेत्र है, कोई लिख के देगा। पार्टी हाईकमान से हमारी बात हुई है, 1 बार नहीं 10 बार हुई है, और वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और पार्टी लेवल में कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने भीतरघात किया है, पार्टी को उनको हम टिकट नहीं लेने देंगे। टिकट की बड़ी बात आप कह रहे हैं, जिसने भीतरघात किया है उसको टिकट नहीं लेने देंगे। ठीक है, अभी चर्चा में आगे बढ़ती हूँ। गठबंधन को लेकर भी हम सवाल पूछेंगे, हम आम आदमी पार्टी से भी सवाल करेंगे इसे लेकर। पंजेटा जी, आप लोग बहुत बार ये कहते रहे कि टिकट अच्छे से नहीं बांटे कांग्रेस ने, और आप लोगों की भाषा लगभग बोल रही कुमारी सैलजा, वो तो जो सीटें जीत गए हैं उस पर भी सवाल उठा रही हैं। किरण का बयान भी आया भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, क्या क्या कहा गया कि ये भी पोपली जी की ओर से बताया गया है।
तो कैसे आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति को? एक तरफ पिछली बार से बहुत अच्छा प्रदर्शन है, 70+ जीतने का दावा है, लेकिन गुटबाजी लगातार बढ़ रही जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। देखिए ज्योति जी, जहाँ तक 70 की बात ये कर रहे हैं तो कम से कम अब देखना चाहिए कि आप खुद अगर 46 सीटों के ऊपर मुश्किल से जीत रहे हैं, 12 आपके सिटिंग विधायक जो है वो हार रहे हैं, 3-4 विधायक आपके ऐसे जो बहुत ही मार्जिनल, चाहे मुलाना जी का भी हो, उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो मात्र 600 वोटों के आसपास की लीड वहां से मिली उनको। तो खुद आप एक अलायंस के साथ उतरे, और एक अलायंस के साथ उतरने के बाद भी अगर आपकी 40 सीट आती हैं तो आपको सबसे पहले तो 2-3 महीने तक अपने आप को सक्षम बोलते हुए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी के अलायंस की जरूरत नहीं है, हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है। और हम सिर्फ उनके बयान आता था और डिबेट होती थी, इस बात पे उनका बयान आता था और इसी बात पे डिबेट होती थी। तो पूरे हरियाणा की जनता को पहले आप अपनी 5 सीटें जो आपने भाजपा की झोली में डालने का काम किया है, ठीक कह रही है शैलजा जी, ये जो 5 सीटें हारे हैं, इस बात की पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फिर हरियाणा की जनता को बताइए कि ये 5 सीटें आपने भाजपा को जितवाने का काम किया है। टिकटों के वितरण की जहां तक बात है, आप फरीदाबाद से शुरू हो जाइए। करण दलाल सरेआम मीडिया में आके बोलते रहे, और हमने कभी ऐसी, हम ऑपोजिशन में, लेकिन तब उनकी बात को हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया था। और उसके बाद आप गुड़गांव की सीट ले लीजिए, वो ये हारे हैं। लेकिन अगर ये किरण जी की बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति अपने बूथ पे हार गया, जैसे नतीजे आने शुरू हुए थे तभी हम डिबेट शुरू हो गई थी, वो व्यक्ति को ये बोलना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने हल्के से हार रहे हो, उसके बावजूद आप बोल रहे हो, तो ये बात भी ठीक नहीं है। और जहां तक शैलजा जी की बात है, तो जो जीते हुए कैंडिडेट है, जैसे आपने कहा, उनके ऊपर भी प्रश्न उठा दिया उन्होंने। तो जयप्रकाश जी की जगह उन्होंने कहा चंद्रमोहन जी को होना चाहिए था। आपकी तो पार्टी की बता दो, सबसे बड़ी आपकी पार्टी की बता दो जमानत कैसे जब्त हुई, वो भी बता दो। आपकी पार्टी का भी जिक्र कर लो। ज्योति जी, मैं जमानत जब्त हुई है वो भी बता दो ना। किस इनकी पार्टी को लेकर तो बहुत बार बातें बहुत बार करते हैं, लेकिन आपके नेता जो उनकी बैठक में हमें डिबेट करके दे रहे हैं, तो हम तो उस पर बात करेंगे ना। अब आपकी बात को लेकर सवाल कर रही हूँ मैं। इनेलो और डीडीपी को लेकर बहुत बार डिबेट करते हैं। उनके समय में नहीं बोला, उनके समय में नहीं चुनाव लड़ा है, इनके समय में नहीं बोला। हमेशा ही कांग्रेस की बात करते हैं, अपनी बात भी कर लो। बजरंग जी, आप क्यों बोल रहे हैं फिर दूसरे के समय में? तो गलत बात। आपको आपत्ति थी ना, पोपली जी आपके बीच में बोल रहे थे। देखिए, बहुत गलत बात है, उनको पूरा टाइम दिया गया है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। महेंद्रगढ़ के तो खुद ये प्रभारी थे, बजरंग दास करजी प्रभारी थे महेंद्रगढ़ के, फिर भी हारे। जींद में हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जीत के भी कहीं ना कहीं व्यापार उसके बने, वहां हारे। मैं भिवानी का प्रभारी भी था, मैं भिवानी का प्रभारी भी था, भिवानी में कौन सा 3 जगह प्रभारी था भाई। भिवानी में कौन सा जीते हो? 3 जगह बताइए आप। भिवानी भी था, मैं था, भिवानी भी था, भिवानी में कौन सा जीते हो? सरसा भी था, तसल्ली कर लो। 3 जगह प्रभारी था, 3 जगह प्रभारी, 2 जीते, कोई बात नहीं। बजरंग जी, काम ज्यादा हो गया, प्रभारी कौन था? वो भी बजरंग नहीं था। तो आप एक जगह पकड़ते तो जीतते, सब जगह पकड़े, सब जगह हार गए आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बजरंग जी ऐसे नहीं ना, ये बात नहीं करनी, ऐसे डिबेट चलने दीजिए। बजरंग दास मुझे म्यूट करवाने के लिए मजबूर मत कीजिए आप। देखिए, स्थिति ऐसी है कि अब कांग्रेस के पास एक एमपी की बड़ी, वो ये भी नहीं कह सकते कि किसी को, ना तो सेंटर में सरकार है, अब ये नहीं कह सकते भी किसी को सीएम बना के भेज देंगे। एक एक एमपी की इनको जरूरत है। ये नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा कहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री के दाव लग जाएगा या शैलजा जी को भी बना के भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अभी अल्पमत की सरकार है, जैसे भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर खासकर दीपेंद्र जी और शैलजा जी कहीं मुख्यमंत्री के रूप में ये सीट सरेंडर करके कोई बाय इलेक्शन कराएंगे, ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो सिटिंग एमपी है हिसार से, वो जो जीते हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अब इनकी जो आपस की फूट है, ये कोई नई नहीं है। आपस की जो कांग्रेस की गुटबाजी है, इलेक्शन से पहले से देखते आ रहे हैं, हम संगठन में देखते आ रहे हैं, आपस में जूतम जूत इनका होना, आपस में कार्यकर्ताओं की लड़ाई होना, ये कोई नई बात नहीं है। और जहां तक अगर आप देखा जाए, करनाल की सीट भी इन्होंने 2 लाख से ऊपर के मार्जिन से, अगर खट्टर साहब को नॉन परफॉर्मिंग सीएम थे,
हटाया गया हरियाणा से, उसके बावजूद भी अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं हुड्डा जी की मदद के बिना वो चीज संभव नहीं थी। ऐसा कैंडिडेट उतारना, इतना इमेच्योर फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट उतारना, किसी दिग्गज को, किसी कॉमन कैंडिडेट को खड़ा करते, वहां इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। जब अलायंस की बात करी वो इन्होंने बात नहीं मानी। ये तो नीतीश कुमार जी सिर्फ इसलिए इन्होंने इंडिया अलायंस से उनसे बाहर किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं फतेहाबाद के मंच पे, इंडियन नेशनल लोकदल के मंच पे, जहां सबको हमने इकट्ठा करने की बात करी थी, हमारे मंच पे थे, केसी त्यागी जी बोलते रहे, वो मीडिएटर रहे, उनकी बात नहीं मानी क्योंकि हुड्डा जी सक्षम, अपने आप को सक्षम है, हम सक्षम है। 1-2 नहीं 5 सीटें हार कर बैठे हुए हैं और अपने आप को फिर भी सक्षम कहते हैं। बड़ा हैरानगी की बात होती है। वहां तो आपका ये दाव चल गया कि मोदी को हराना है, एंटी वेव है सरकार के, एंटी सारे के सारे सब वोट डाल दो। आपने हमारा वोट भी बटोरने का काम किया ये कह के कि भाई बी टीम है, कुछ ना कुछ कह के, और फिर भी आप हारे। आप लोगों का तो पिछली बार भी कम ही था ना, पिछली बार भी 2% भी नहीं था ना पंडिता जी। ज्योति जी, जब 2 धड़ों में, आप एक बात बताइए, 2019 उनका भी में मिला भाजपा ले के तो भी चुनाव 7% भी नहीं होगा ना। चलो 2 धड़े बट गए तो भी तो कुछ भी नहीं था ना पंडिता जी। तो भी एक सिंगल सीट भी दोनों ही नहीं मिला के जीत पाए थे ना, जेजेपी नहीं ना लोग। ज्योति जी, तो आप ये कहें कि ऐसे कोई भ्रमित किया गया लोगों को कि ये वोट काटूं, हाँ ये नैरेटिव था, लोगों ने खुद इस बात पर बिलीव किया, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि पिछली बार आप लोगों का बहुत ज्यादा वोट था, वो पूरा ही वोट शिफ्ट हो गया कांग्रेस को, ऐसा भी नहीं है। ज्योति जी, ये इस ऐसे नहीं होता है लोकसभा में कि अगर कांग्रेस कहीं पैरेलल भी होती ना आसपास भी, अगर 2019 के अगर परिणाम ले तो भाजपा को 74 लाख वोट मिले थे, कांग्रेस के उससे आधे भी नहीं थे, आधे से भी 1.5 लाख कम थे। अब जब हम बार बार बोलते हैं कि भाजपा को हराना आसान नहीं है, तो ये जो जनता में नैरेटिव बांधा गया, जब पार्टी गेन करती है, अगर आप ज्यादा दूर ना जाए तो मैं सिर्फ आपको जब 2009 के परिणाम बता देता हूं। 40 सीट कांग्रेस की थी, 31 सीट हमारी थी, भजन लाल जी की 6 सीट थी और 7 निर्दलीय थे। मैंने भाजपा का नाम तो नहीं लिया अभी तक, क्योंकि भाजपा के इससे कम ही होंगे। भाजपा के 4 विधायक थे सिर्फ, उससे पहले 2 विधायक थे, लेकिन फिर भी सत्ता में तो आए ना। अगर यही नैरेटिव है कि आपकी वोट कम हो गई है, ये मोदी, ये एक तरह से बीजेपी जिसे मोदी युग मानती है, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी बनती है। अदरवाइज हरियाणा में तो जमीन नहीं थी बीजेपी की, ये 2014 के बाद ही हालात बदले हैं ना। लेकिन आप लोगों के पास इतना कोई बड़ा करिश्माई चेहरा नहीं है ना अभी तक, तो कम से कम वो जब हम चर्चा, प्रश्न का उत्तर खत्म होने नहीं, आप कई बार हम इस बात को लेकर आप ये कहते हैं बीजेपी भी तो ऐसे अप गई है, तो आप लोगों को ग्राफ डाउन आ रहा है इनके पास नेता, ठीक है। आपने जब ये कहा कि क्योंकि कांग्रेस ने ये किया इसलिए ये हुआ है, चलिए आप बात कंप्लीट। देखिए, 2 मुख्य कारण है। इस कारण बताने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे बड़ा कारण है 2019 का 2018 में जो पार्टी टूटी थी, ठीक इलेक्शन से पहले, भीतरघात से का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं दे सकता मैं आपको। आज माने ना माने कोई, अपने आप को जो बहुत ज्यादा शाणे समझते थे, जो सोचते थे कि हम सीएम आए करके हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आते हुए राज को जो उन्होंने भाजपा को और उस वक्त कांग्रेस को भी पूरा वोट शेयर ये भी नहीं ले पाए। जो आईएनएलडी का 24-25% वोट शेयर होता था, वो पूरा शेयर जेजेपी भी नहीं ले पाई। अपने पैरों पे ये खोदते, ये सोचते हमने बहुत बड़ा काम किया, ये 10 सीट इनकी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने सिरे से नकार दिया। जो अपने दादा के सगे नहीं हो सके, वो किसी के नहीं हो पाएंगे। वो तो इनका तुक्का लग गया, वरना 10 सीट भी इनकी सीट नहीं है। और आज क्या हालत है, वो जब सारी हरियाणा जानता है कि वो 10 के 10 भी इनके साथ है क्या नहीं। वो सबसे बड़ा कारण रहा है भीतरघात का, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। मैं मानता हूँ वो आज तक हुआ। दूसरा कारण सुनिए, चलिए मैं अभी जेजेपी को चर्चा में शामिल करूं। खत्म करने दीजिए ना ज्योति जी, फिर लॉजिक नहीं रहता ना बात का। आपने 4-5 प्रश्न बीच में रोका टोका, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रोका। अब बात आती है कि हाँ ठीक है, हमारा नुकसान हो गया, कर दिया, आज तक हम भुगत रहे हैं उस चीज को। ये भी आगे इनके सामने भी आ गया, जो चौटाला साहब कहते थे कि वक्त के साथ सब सामने आ जाएगा। उसके बाद आती है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, वो भी 74 लाख के आधे में भी नहीं, 36 लाख वोट थे कांग्रेस के। अब अगर हराना है तो जनता के अंदर ये धारणा पैदा की गई कि सभी के सभी वोट डाले। ये नहीं है कि उसमें हमारा वोट नहीं गया होगा। ठीक है। जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अब हरियाणा में मोदी, ये तो नहीं कह सकते कि मोदी को हराना है तो आप हमें वोट दे दीजिए। अब नहीं जाएगा जो वोट जाना था। अब लड़ाई पहले चाहे हो भाजपा के खिलाफ, अब लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है।
डायरेक्ट क्या यादव, होगा मैं argument पे जेजेपी को आपको शामिल पूरी कर रही हूँ, काफी समय हो गया। मेघराज जी, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की गुटबाजी की हम बात करते हैं, भीतरघात की बात करते हैं, आप लोगों की पार्टी की भी खुलकर गुटबाजी सामने आ रही है। कहीं आपके जो विधायक हैं वो सीएम से, एक्स सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, खुलकर बीजेपी के साथ खड़े, कोई कांग्रेस को ही समर्थन कर रहा था लोकसभा चुनाव में। आप सबको मेरे सभी प्रवक्ता भाई को नमस्कार। मैं अभी सारी डिबेट सुन रहा था सभी का। देखिए, भीतरघात की जहाँ हम बात कर रहे हैं, भीतरघात कहाँ पे नहीं हुआ है। हम बार बार जेजेपी बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल रही कि ये इलेक्शन जो हुआ था वो सत्ता वर्सेस विपक्ष का हुआ है, इसमें किसी और पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहा है। तो विपक्ष में तो आप लोग भी हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में ही होते हैं। बिल्कुल है, लेकिन उसमें ये नेशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन हुआ है, ना कि जो है किसी स्टेट के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर आप देखते हैं दोनों पार्टियां, जहां बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं, दोनों पार्टियां कोई 30+, कोई 40+ गठबंधन में लेके चल रही है। जो गठबंधन वाले भी ये कहते हैं कि हमने इतनी सीटें जीतनी। फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा का देखिए, आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमने इतनी सारी वोटिंग होगी, लेकिन वो वोटिंग कैसे गई? वो आपका गठबंधन था, उसके हिसाब से भी हो। भीतरघात किस पार्टी में नहीं हो रहा है? अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस का भी, आपने सुना बीजेपी का भी भीतरघात। ऐसी जेजेपी की अगर बात करते हैं तो हमारे, मैं बार बार बोलता हूँ, जेजेपी की तरफ से हमारे 3-4 विधायक हैं, वो मुझे लगता है जब से हमने जो है बीजेपी के साथ से गठबंधन तोड़ा है, तब से रोज कहीं ना कहीं जाके बैठ रहे हैं और रोज ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो भी जेजेपी छोड़ दिया है, जेजेपी अगेंस्ट है। लेकिन यादव जी, इनका भीतरघात तो तब है, एक तो देखिए बीजेपी तो सत्ता में है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, दोनों ने 5-5 लोकसभा सीटें जीती हैं, तब भीतरघात है। आप लोगों की जो हर सीट पर जमानत जब्त हुई है, उसके बाद भी गुटबाजी, भीतरघात, बागी तेवर, तो आप फिर इनसे कैसे तुलना करेंगे कि तो सब में ही ठीक है, हमारी पार्टी में भी है। आप लोगों का हाल बहुत बुरा है। हमारी पार्टी के एक विधायक जो बहुत ही क्लोज बीजेपी के पूर्व सीएम साहब के साथ रहे और उनके साथ पूरा, जब भी देखते थे आप भी बार बार बोलते थे कि बीजेपी के साथ बैठे हैं, और आपने देखा होगा कि जैसे अब इलेक्शन हो गए उसके बावजूद भी नए सीएम के साथ बैठ के और बधाइयाँ दी जा रही हैं। लेकिन आपने अगर इलेक्शन में देखा होगा, वही विधायक कांग्रेस की जाके सिरसा में मदद कर रहे हैं। तो आप देखिए, भीतरघात तो हर पार्टी में हुआ है, वो आप भी देख रहे थे कांग्रेस हो कि बीजेपी में। बार बार बोलता हूँ, अगर ये बार बार दोनों पार्टी बोल रहे थे हम तो 10 की 10 लेके जा रहे थे, 10 की 10 तो किसी की नहीं आई। हम जो पार्टी है, हरियाणा की पार्टी है, स्टेट वाइज पार्टी है, हम अपना कैडर, हमारा जो है, आपने देखा होगा कि हम पूरा समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा के अकॉर्डिंग हमने पूरा अपना डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था अपना रजत भाई, जो मैं बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही समझदार हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो अपने दादा के नेवे, रजत साहब ये बोल गए कि ये जो है दादा का और उसका, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें हमें टीवी चैनल का के बोलनी चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत समझदार हैं। चौधरी अपना ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत साल राज किया है यहाँ पे, और उन्हें अच्छे से पता है कि राजनीति कैसे चलती है और किस तरह से होती है। हाँ, उसके बाद जो उनके जो भी उनमें उत्तराधिकारी आने चाहिए, उनको किस हिसाब से करना चाहिए, और आगे भी अगर आप नहीं सोचते हुए और इसी तरह से चलेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देखो आगे भी झेलना पड़ेगा। भीतरघात की बातें आगे भी चलेंगी, बट अभी कंसर्न जो है, जब सबसे मेन कंसर्न ये है कि दो पार्टियां जो सबसे बड़ी अपनी को पार्टियां बोलते हैं, 10 की 10 सीटें लेने की बात कर रहे थे। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को बोल रहा था कि हमने 3 बार सर्वे करवाया, हमने एप्लीकेशन ली। अगर आपने एप्लीकेशन ली थी, 3 बार करवाया, तो उसके बाद आपको गुड़गांव में राजेंद्र जी की क्या जरूरत पड़ी? आपने सर्वे सब कुछ करवाया था, तब फिर आपने इतने डिले जो है कैंडिडेट से उतारे। अगर आपने इतना सपोर्ट नहीं करनी थी तो करनाल में आपका इतना वीक कैंडिडेट आपने क्यों उतारा? अगर इतने ही आपने किया था, फरीदाबाद में आपने क्या किया? तो बहुत सारे जो है सवाल हैं, और जो मेन कंसर्न था इस पूरे इलेक्शन का, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ छोटी पार्टी के लिए, तो एक नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया था, संविधान खतरे में है। अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूँ तो संविधान आज क्या ठीक हो गया? आप 8500 रुपये पर मंथ दे रहे थे। बहुत सारी वीडियोज आपको अपने यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, जिसके अंदर लेडीज लाइन लगाकर अकाउंट खुलवा रही है कि जी आप जो है पार्टी जीत गए, हमें 8500 रुपये पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या संविधान जो है सेफ हो जाएगा? क्या आप उन्हें 8500 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा? तो एक नैरेटिव जो है ऐसा सेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे देश को धोखे में रखा गया है। वहीं अगर आप बात करते हो बीजेपी की 400 पार, वो 400 पार कहाँ गायब हो गया? 400 पार पूरी जो है 272 सीटें तक नहीं लेके आ पाए। तो देखिए, ये सब जो है बहुत एक नेशनल लेवल की चीजें थी, बट जो देश था कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पे लड़ाई होनी, ये तो कोई एक्सक्यूज या ये तो कोई आप लोगों ने मंथन में ये आप लोगों ने अब जनता को आप लोग बता रहे हैं क्योंकि नेशनल लेवल, क्यों रीजनल पार्टीज नहीं जीतती?
देखिए दो प्रमुख दल नहीं, ठीक है, हरियाणा में ही आप दूसरी पार्टियों की बात कीजिए ना, आप जेडीयू की बात कीजिए, आप पीडीएस की बात कीजिए, किस तरह से किंग मेकर की भूमिका में है। कभी तो आप लोग भी जीतते थे, तब बीजेपी और कांग्रेस नहीं थे क्या? तब लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव नहीं थे क्या? तब राष्ट्रीय दलों में मुकाबला नहीं होता था क्या? पिछली बार जो था हमारा जेजेपी का, अभी रुकिए पंडिता जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ, ठीक है? क्या था 2014 में? ठीक है, अभी 2014 सुखबीर तंवर जी पार्टी से थे लोकसभा। आप गठबंधन में तो सब कुछ ठीक है ही नहीं, ये भी सबके सामने है सुखबीर जी, लेकिन आपकी पार्टी के भी मतभेद कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। अनुराग ढांडा कुछ कह रहे हैं कुरुक्षेत्र की हार को लेकर, सुशील गुप्ता कह देते हैं ये उनका व्यक्तिगत बयान है। सब कुछ ठीक नहीं है क्या आपकी पार्टी में? तंवर जी हैं क्या फोन लाइन पर? पीसीआर आपने फोन शायद होल्ड कर दिया इन्होंने, अगर एक बार फिर से इनका फोन काटकर फिर से मिलाइए पीसीआर, वरना पोपली जी। तो आप लोगों ने जब मंथन किया होगा, देखिए इनेलो जेजेपी के राष्ट्रीय पार्टियों का था, ऐसा कोई नैरेटिव हो गया था, कांग्रेस अपनी 5 सीटों को लेकर संतुष्ट है, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं टिकट वितरण में तो आप लोगों की भी खामियां रही होंगी, प्लस भीतरघात, जो कि उम्मीदवार हारे हुए उम्मीदवार बोल रहे हैं। ज्योति, मुझे लगता है इस जो डिबेट को है, मैं एक नया पक्ष जो है वो आपके सामने रखना चाह रही हूँ। देखिए, भीतरघात से क्या होता है? भीतरघात से जीत या हार होती है, ठीक है? ये माना जाता है कि अपने पक्ष की हार हो जाती है, सामने वाले पक्ष की जीत हो जाती है। तो मैं अगर यहाँ पर बार बार कह रही हूँ कि हम 5 सीटें अगर हारे हैं तो उसके पीछे कांग्रेस का झूठ रहा है, जो उन्होंने फैलाने की कोशिश की है, जो उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की है कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पैसे आएंगे खटाखट। वो पैसे आना तो दूर छोड़िए, सिचुएशन दिखाई दे रही है, आज इनके पास जवाब नहीं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ईवीएम से भी डरे हुए थे। 3 जून को जिस प्रकार से डिबेट हुई, जिस प्रकार से इनके नेताओं के बयान आए, तो ये दिखाता है कि इनको पता था हम कहीं से जीतने वाले तो नहीं है। अपनी कोशिश उन्होंने करी, एक झूठ को वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गया। अब मैं यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो 5 सीट जीते हैं वो किसके दम पर जीते हैं, 5 सीट हारे हैं तो किसके दम पर हारे हैं, उसका जवाब हमारे दम पे जीते हैं, दोनों का जवाब देना। और मुझे इतना बता दो, जब भीतरघात की बात है तो जहाँ सीट आप जीतते हो वहां पर भी तो भीतरघात की आई है बात। मुझे इतना बता दीजिए, क्या शैलजा जी और हुड्डा जी के कार्यकर्ताओं के बीच में सिर्फ टवल नहीं हुई? बार बार आई है वीडियो हमारे सामने। क्या जेपी ने आरोप नहीं लगाया? क्या बाकी जो नेता हैं उन्होंने आरोप नहीं लगाए? जहां पर आप जीते वहां की बात कर रही हूँ मैं, हारने की तो बात अलग है, जहां पर जीते। तो जब आप जिस भीतरघात का नाम ले रहे हो, एक्चुअल में मैं फिर से इसको क्लियर कर दूं, बजरंग गर्ग जी जिस भीतरघात की आप बात कर रहे हो, वो भीतरघात आपके ब्लड में है, वो तो आप करते ही रहते हैं। लेकिन इतना समझना चाहिए, इतना समझना चाहिए कि यहाँ पर भीतरघात की वजह से नहीं आ रहे हो आप, झूठ की वजह से 5 सीटें जीते हो। इस चीज को समझ लेना। हर एक चुनाव में जब भी आप हारते तो भीतरघात की वजह से हारे, और जीते तो क्या कहते हैं, हुड्डा जी की वजह से जीते। तो हुड्डा जी को सिर्फ मोर बनाना चाहते हैं, उसके ऑब्जेक्शन बाकी नेताओं को दिया, वो सामने नजर आ जाती है। शैलजा जी मीडिया के सामने क्या कहती हैं कि सीटें अच्छे से बांटी होती है, कितना अच्छा होता, मैं भी मुख्यमंत्री, ये नहीं चलेगा। उसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष, और भी कोई नहीं, प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के माध्यम से दे रहा है, और वो भी मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं कि मीडिया में मत बोलो, मुझे आके बताओ। सुखबीर तंवर, देखिए हमने उनका फोन फिर से जोड़ दिया। सुखबीर तंवर जी, क्या आपकी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है क्या? मतभेद हो गए हैं क्या? अनुराग ढांडा कुछ कह रहे हैं, सुशील गुप्ता कुछ कह रहे हैं, और गठबंधन में तो सब कुछ ठीक है ही नहीं। जिस तरह से कुरुक्षेत्र की हार का ठीकरा कांग्रेस नेताओं पर फोड़ा गया है अनुराग ढांडा की ओर से। देखिए ज्योति जी, जो वो प्रकरण आया था आपके चैनल के माध्यम से भी बेहद स्पष्ट कर दिया गया था कि ये अनुराग ढांडा जी का निजी बयान है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता। हाँ, हमने गठबंधन में कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, मात्र कुछ वोटों से रह गए, वो एक अलग विषय है, लेकिन सभी कुरुक्षेत्र के लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया, और गठबंधन के जितने भी जो वरिष्ठ नेता, कनिष्ठ नेता जितने भी थे, सभी ने खूब मेहनत करी, पर नहीं हो पाया। जरूर कुछ कारण रहे होंगे जिसकी समीक्षा मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में चल रही होगी कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि भी एक जो शुरू से एक विषय चल रहा था कुरुक्षेत्र में, उसमें कैसे विफल रहे। तो किसी के प्रति कुछ नहीं है। और जैसा आज आपका विषय है भीतरघात का, निश्चित तौर पे भीतरघात राजनीति में होता रहा है, कल भी हुआ है, आगे भी होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसमें तो जिस तरह से अलग अलग प्रत्याशियों के जो चाहे विजयी चाहे पराजित
बयान आए हैं गुड़गांवा लोकसभा से जो सांसद हैं नवनिर्वाचित और 20 वर्ष से निरंतर राज्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उस बात को मना कर रही है, वो वीडियो को दोबारा देख ले। उन्होंने विशेष तौर पे कहा था कि मेरे अपने लोग थे जो मेरे साथ नहीं थे तो हरवा देते। जो चीज डोमेन में आ जाती है उसको भी ये मना करते हैं, ये उचित नहीं है। निश्चित तौर पे जो भी हुआ और भीतरघात जैसा मैंने बताया होता रहा है, हमें इस प्रकार का आम आदमी पार्टी को किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। अनुराग डालना जी ने जो बात कही थी उसको उसी वक्त समाप्त कर दिया गया था और आज भी हम इंडिया गठबंधन के तहत काम कर रहे हैं और भविष्य में जैसा भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा इंडिया गठबंधन के तहत कर रहे हैं। अब तो बयान आ रहे हैं कि विधानसभा अलग अलग लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन था। अब क्या काम कर रहे हैं मिलकर? ज्योति जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बेहद स्पष्ट कहा है कि जो संदीप पाठक भी कहा है बिल्कुल स्पष्ट अलग लड़ेंगे। जो फैसला करेगा हुड्डा साहब कह रहे हैं अलग लड़ेंगे, अनुराग ढांडा कह रहे हैं अलग लड़ेंगे। देखिए तो यही तो बात है, सुशील गुप्ता का तो कांग्रेस प्रेम नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे नेताओं को भी बता दीजिए फिर आगे क्या करना है। नहीं, ज्योति जी, हुड्डा साहब ने पीछे भी कहा था, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है सारी पार्टियों में और जो भी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व है इस तरह के मसलों को वही हल करते हैं। बाकी राजनीतिक लोग अपने अपने हिसाब से बयानबाजी करते रहते हैं, उसका कोई औचित्य और महत्व नहीं है। अच्छा, तो अनुराग ढांडा का कोई औचित्य नहीं है, संदीप पाठक जो कह रहे हैं उनका भी औचित्य नहीं है। ठीक है बजरंग जी, एक कैंपेनिंग के दौरान दीपक बाबरिया की ओर से एक पत्र लिखा गया था जिसमें सभी नेताओं से कहा गया कि वो हेल्प करें पार्टी उम्मीदवारों की, अगर नहीं करते तो विधानसभा चुनाव में उसी के हिसाब से फैसले होंगे। जो आपने पिछले उत्तर में भी कहा टिकट नहीं मिलेगी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे। अब शैलजा जो बयान दे रही टिकटों को लेकर, जीते हुए उम्मीदवारों को लेकर, सांसदों को लेकर भी कह रही, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ऐसा कोई संज्ञान लेगा हाईकमान? उनसे कुछ पूछा जाएगा क्यों वो बयान दे रही है? देखिए, दीपक बाबरिया जी ने जो चुनाव के समय लेटर इसलिए लिखा, कुछ लोग विधानसभा चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, टिकट तो लेना चाहते हैं, मगर काम नहीं कर रहे, इसलिए उनको लेटर लिखा गया भी आप अपने क्षेत्र के अंदर काम कीजिए और आपने कांग्रेस पार्टी के भीतर रहना है या आपने चुनाव लड़ना, अपना एरिया संभालिए। वो बहुत अच्छा लेटर लिखा गया था और मैं समझता हूं लेटर आने के बाद कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता उसी टाइम लेटर मिलते ही मैदान में जुट गया, इसमें कोई दो नहीं। और एक मेरे साथी ने कहा जवाब नहीं दिया, शैलजा जी पे कार्रवाई होगी क्या? शैलजा से हाईकमान कुछ पूछेगा क्या, क्यों ये बयान दे रही है, किसके खिलाफ दे रही है? जब इतना मंथन हो ही गया था, बार बार सीसी की बैठक और वो राहुल गांधी के सामने ऐसे करके लड़ाई हुई थी, किरण चौधरी की और दान सिंह की ऐसे करके जो लड़ाई हुई थी, उसका क्या संज्ञान लेंगे? जी क्या यार, ये क्या डिबेट कर रहे हैं? इनको डिबेट बजरंग एंकर तो ठीक है, मैं ही ठीक हूँ, लेकिन आप बता तो दीजिए, शैलजा वाला उत्तर तो दे दीजिए। जब वो लड़ाई मंच पर हुई थी तब हमने उस पर चर्चा कर ली थी। शैलजा पर क्या, अगर हाईकमान को जो फीडबैक दिया गया, सीईसी की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर होती रही, छोटी कमेटी भी गठित की गई, तो क्या अब हाईकमान पूछेगा क्या शैलजा से क्यों वो इस तरह के बयान दे रही हैं? आप देखिए, मैंने पूरा बयान देखा, आप दुआ चला करेंगे। उन्होंने कहा अगर हम प्रयास करते तो हम 2 सीट और जीत सकते थे। कोई गलत बयान तो है ही नहीं ना आपकी पार्टी में। एक बात और बता, CWC कमेटी जो वो दान सिंह तो शाम बोल रहा था, उसका क्या रहा? जहाँ ये बोलते हैं भागे नहीं बजरंग जी, भागने तो नहीं दूंगे। ये बता दो, जवाब दे दो, शैलजा जी पे कार्रवाई होगी, दान सिंह पे कार्रवाई होगी, किरण चौधरी पे कार्रवाई होगी? अरे इतना तो जवाब दे दो। आप शुरुआत से ही बोल रहे हैं जो भीतरघात कर रहा है उस पर कार्रवाई होगी। आपकी बात है, आप ही फंस रहे हो, हमने तो कुछ नहीं कहा। अपनी बात का जवाब दे दो और ये भी बता दो जब सब कुछ हुड्डा जी है तो 5 सीट कैसे हार गए? 5 सीट कैसे हार गए, ये भी जवाब दे दो। फटाफट लास्ट कमेंट ले रहे हैं हम। पंडिता जी आप बोलिए, आखिरी कमेंट। बजरंग दास जी, क्या अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? भिवानी 28,000 से भी ज्यादा से हार गए, आप प्रभारी थे, आप क्या महेंद्रगढ़ की भी जिम्मेवारी लोगे? अपने ऊपर भी लोगे, रणदीप जी की भी लोगे, चंद्रमोहन जी की भी लोगे, हैं प्रदीप चौधरी की लोगे,
अशोक अरोड़ा की लोगे, मेवा सिंह की लोगे, बीएल सैनी की लोगे, किस किस की जिम्मेवारी लो, किस किस को लेकर इशू करोगे? क्या बात करते हो आप? खुद के प्रभारी महेंद्र खड़गे में आ गया। आप जमान जब्त करने वाले भी आप ही बोलते हैं। किसकी जमानत जब्त हुई? कहाँ से हुई जमानत जब्त? 10 से हुई ना, कुरुक्षेत्र से हुई? ऐसी जमानत जब्त होनी चाहिए। ये समझा दो ना, अभिमानी के प्रभारी थे, कहता हूँ क्यों नहीं समझा पाए? किरण चौधरी नहीं पल्लीदा जी, आपको आखिरी कमेंट में यही बोलना था, बोल चुके क्या? नहीं, चुप्पी नहीं हो रही ना जो आप उल्टा इनको कह रहे, आप जिम्मेदारी लो, तो ये कह रहे मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो आप लोगों की चलेगी ना ऐसे तो। चौधरी कोई बात नहीं, अभी इनको चुप बात कर रहे। बजरंग जी, बजरंग दास जी, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जिनमें सपने देखेंगे इसी में बैठ के सोएंगे। बजरंग जी को म्यूट कर दीजिए, ऐसे नहीं सर। बोलिए पंजेटा जी। हाँ जी ज्योति जी, देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है कि अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल ने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी है सरकार के खिलाफ। हम अगर डटे रहे हैं, विधानसभा में भी हमने कोई वॉकआउट नहीं किया। हमने हर मुद्दा जो है, चाहे किसान का है, शोषित का है, वंचित का है, गरीब वर्ग का है, मजदूर का है, छोटे व्यापारी का है, हमने सड़क से सदन तक हर उस मुद्दे को बाखूबी उठाया है। हमने जहां जहां जनता के परखने की जो कसौटी थी उसके ऊपर हम खरे उतरे हैं। हम कोई सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं थे कि हमने भाजपा का कहीं साथ दिया हो, और अब मैदान खुला है। तो यहाँ पे कोई एक ऐसी एडवांटेज लेने देंगे कि वो बोले कि नहीं हमने मोदी को हराना है, मोदी तो फिर भी जीत गए। यहाँ अब सबसे बड़ा अगर भीतरघाती कांग्रेस में है वो सिर्फ खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो उनके ऊपर 6-7 केसेस का जो जमानत पे प्रेशर है वो भाजपा की सरकार खुद बनवा दे। लोगों को ये बोलते रहे कि ये ए टीम है, ये बी टीम है। इस बात से हरियाणा की जनता अच्छी तरह वाकिफ है। जो 5 सीटें झोली में डालने का काम किया इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बाद, आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस का क्या हाल हुआ था। केवल एक रोहतक की सीट बचा पाए थे अपनी 2014 के अंदर, और आगे पूरी 10 की 10 हार गए थे। तो वो भी वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिनके नेतृत्व में इस पार्टी का ये हाल हुआ। जब से आए ग्राफ नीचे गया। और एक सेकंड, दुष्यंत ये कह रहे हैं क्या ये विधायक 3-4 महीने की सैलरी लेने के लिए, वेतन लेने के लिए जेजेपी के साथ हैं क्या? अगर ठीक है 3-4 महीने का वेतन लेकर दूसरे दलों में चले भी गए तो आपकी पार्टी का क्या होगा चुनाव आते आते? देखिए ज्योति जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो पहले इलेक्शन हुए हैं 2024 के अंदर, ये नेशनल के थे। आप ये देखिए 2014 में हमारे दुष्यंत चौटाला जी जो है मेंबर पार्लियामेंट बने थे, और उन्होंने बड़ी मजबूती से हरियाणा की आवाज उठाई थी संसद में, और उसका कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट पूरा मिला था जो 2019 में, जहां हमने 10 सीटें जीती थी। जबकि 9 महीने की एक नई पार्टी स्प्लिट होकर एक परिवार और नई पार्टी बनी थी, और उसके बावजूद हमने 10 सीटें आइडेंटिटी का बेनिफिट हुआ था, आप मानते हैं। और अब उसके बाद अगर आप बात अपनी आई है रज जी, मैं शायद आपके उससे नहीं बोला, अगर आपको बोलना प्लीज बोलिए। आप बोले नहीं, मैं मानता हूँ, मगर आप ये मत बोलिए ना। चुनाव में यादव साहब ये था कि दूसरे दलों में जिनको टिकट नहीं मिले वो आप लोगों के पास आ गए थे। अब हाल ही में वो चुनकर आ गए थे, जीत गए थे, अब वो आप लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो पिछली बार से क्या तुलना कर रहे हैं आप? तंवर जी आपका लास्ट कमेंट। जी, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार विगत के 10 वर्षों में पूर्णतः विफल रही है, उन विफलताओं के दृष्टिगत हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो ये तथाकथित पन्ना प्रमुख और मंडल पालक वगैरह थे, इनके सबके पन्ने पूर्णतः बिखेर दिए हैं। और आने वाले समय में जो अभी विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, 2 अंक हम नहीं आ पाएंगे। पोपली जी लास्ट कमेंट। देखिए हमने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन एक झूठ जो सामने आया उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उसको सामने दिखाने में असफल रहे। वो बात अलग है कि संविधान की जब ये बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा बदलाव है वो कांग्रेस ने किया था। जब 42वां संशोधन हुआ था तो 40 बदलाव हुए थे उसमें, और उसी प्रकार 2 पार्ट जो जोड़ दिए गए थे, और संविधान की आत्मा जिसको कहा जाता है प्रियम्बल, उसको बदल दिया गया था। और इस सब के बावजूद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके 90 बार सरकारें गिराई हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें पीछे रहे। लेकिन हर एक चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होता है, जो ये चुनाव भी अलग रहेगा। को लेकर मंथन भी हुआ है आपकी पार्टी में, इस बात को स्वीकार भी किया गया कि जिन लोगों ने किया उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने कहीं स्वीकार नहीं किया पूरी डिबेट में कि भीतरघात हुआ कि कोई कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए अगर पार्टी लेवल पे कोई ऐसी बात होगी तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया में मुझे इसको जिक्र करने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी भीतरघात का असर हमारी जीत या हार पर नहीं पड़ा। अगर वो पड़ा तो वो झूठ का पड़ा, जिसका हम पर्दाफाश बहुत जल्दी सामने करने वाले हैं। जनता के सामने क्लियर आ रहा है, और विधानसभा हम जीतने वाले हैं। बजरंग ज्योति जी भारी बहुमत से
हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, भाजपा जाने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस, मैं कहता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब कुछ है तो 5 सीट कैसे हारे वो तो बता दो, उसका जवाब तो दे दो। 5 सीट क्यों हार गए? चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने लोकसभा चुनाव में अलग अलग दलों में जो भीतरघात से जुड़े बयान अब सामने आ रहे हैं उसे लेकर के फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।